This is John Gall speaking. Let us look beyond the horizon. तो आज बात करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स और इन्वेस्टिंग के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं वो these are professionals, right? They have a money motive involved. ऑब्वियसली बात है, वो फ्री में आपको कोई सजेशन नहीं देते या आपके लिए काम नहीं करते। सो यस, मनी इज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर देम, जिसको लेके वो आपको कुछ सर्टेन सजेशंस देते हैं। एंड यहाँ पर जो काम चलता है वो कॉमनली लोगों को उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। सो मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। एंड मे बी आगे चल के इफ़ यू स्पीक टू सम फाइनेंशियल एडवाइजर्स, मे बी आप उनसे भी जाके आगे कभी डिस्कस कर सकते हैं। बट शायद जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं शायद उनको उतनी पसंद ना आए। तो इसमें कुछ छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एवरेज एनुअल रिटर्न्स के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे CAGR के बारे में, दैट इज़ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। और ये एनुअल रिटर्न्स जो एवरेज एनुअल रिटर्न्स होते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। देन हम ये देखेंगे भाई फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो हैं वो जनरली एवरेज एनुअल रिटर्न्स की क्यों बात करते हैं। और रियल वर्ल्ड के कुछ एग्जांपल लेते हुए हम कुछ इक्वेशंस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एवरेज एनुअल रिटर्न्स जिनके बारे में हमें बताया जाता है उनसे CAGR कैसे डिफरेंट है। जिन गेन्स की जनरली आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स बात करते हैं उसमें वो कभी इन्फ्लेशन को इन्वॉल्व नहीं करते। सो अगर हम इन्फ्लेशन को भी अपनी इक्वेशन में ऐड करते हैं तो चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। तो सबसे पहले एवरेज एनुअल रिटर्न्स। एवरेज एनुअल रिटर्न से इनका मतलब होता है कि अगर आप मार्केट को देखते हैं, अगर आप पिछले 5 साल का मार्केट स्टडी करते हैं, सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बेसिक मैथ इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर आप लास्ट 5 इयर्स का मार्केट देखते हैं और मार्केट का परफॉर्मेंस हम कुछ इस तरीके से लेके चलते हैं। पहले साल में मार्केट 20% ऊपर गया, दूसरे साल में मार्केट 10% नीचे आया, तीसरे साल में मार्केट 10% ऊपर गया, चौथे साल में मार्केट 20% नीचे आया और पांचवें साल में मार्केट 30% ऊपर गया। सो जो पहले साल का 20% का ऊपर मूव था, चौथे साल का 20% का नीचे मूव था, ये दोनों ने एक दूसरे को निगेट कर दिया। दूसरे साल का -10% का मूव और तीसरे साल का +10% का मूव, ये दोनों ने एक दूसरे को निगेट कर दिया। लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 30% का एक अप मूव। इस 30 को हम 1 2 3 4 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6%। ये 6% है जिसे हम एवरेज एनुअल रिटर्न कहते हैं और जिसके बारे में फाइनेंशियल एडवाइजर्स जनरली बात करते हैं। सो जब वो आपसे मार्केट का डिस्कशन करते हैं और ये कहते हैं कि ओके, तो अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो जनरली ये बोला जाता है कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपका कैपिटल जो है वो अराउंड 13 से 15% पर ईयर की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप आज मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको 13 से 15% के बीच प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, दूसरी बात, ये एक बहुत ही कॉमन बिलीफ है लोगों का कि मार्केट में टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, मार्केट में टाइम पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या फिर टाइम इन। ओके, एंड ये बात अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपसे बोलता है देन आई वुड रेदर सजेस्ट यू टू बी वेयर, बिकॉज अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर को टाइमिंग की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती है या वो आपको नहीं बताना चाहता है, देन आई वुड सजेस्ट यू बेटर लुक फॉर अ न्यू फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। अब क्योंकि एवरेज एनुअल रिटर्न्स की बात होती है और आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम पे मोटिवेट किया जाता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कभी भी टाइमिंग के बारे में बात नहीं करते, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। बट जब आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट या CAGR को समझने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टाइमिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। एंड शायद फिर आपको ये भी क्लियर जाए कि ये CAGR की बातें करते क्यों नहीं। सो CAGR को हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली CAGR एक कंपाउंड ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो इसे हम एवरेज एनुअल रिटर्न और CAGR को एक ही एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ एक छोटा हम एग्जांपल ये लेते हैं कि हम 3 साल का लेके चलते हैं टाइम पीरियड। सपोज फर्स्ट ईयर में जो मार्केट था वो 50% नीचे आया, सेकेंड ईयर में वो 50% ऊपर गया और थर्ड ईयर में 30% मार्केट फिर ऊपर गया। तो एवरेज एनुअल रिटर्न का बेसिक कैलकुलेशन हो जाएगा -50 + 50 + 30 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 10%। ओके, ये एवरेज एनुअल रिटर्न की बात है। CAGR में क्या होगा, CAGR में हम एक सर्टेन अमाउंट लेके चलते हैं। ओके, सो सपोज आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, पहले साल में मार्केट जो है वो 50% नीचे आता है, अब आपके पास कितना बचा, 50 रुपीज। सेकेंड ईयर में मार्केट जो है वो 50% ऊपर जाता है, यानी कि 50 से 50% ऊपर जाता है, यानी कि +25 यानी कि 75। अब यहाँ से जो मार्केट है ये वापस से कितना 30% ऊपर जाता है। 75 का 30%
10% हो गया 22.5। इसे अगर हम 75 में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 97.5। सो आपकी इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट जो थी वो थी 100 रुपीज। 3 साल बाद आपको क्या मिला 97.5, यानी कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई -2.5%. Okay, because this is how compound growth works, and this is how the markets work. This is how the money you invest in the market gets played around with. So CAGR इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से शायद आपको ये भी क्लियर होगा कि टाइमिंग क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जनरली एवरेज एनुअल रिटर्न्स की बात क्यों की जाती है, क्योंकि पहला तो इसे समझाना काफ़ी आसान पड़ता है, दूसरा कोई बहुत ज़्यादा इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगता नहीं है, और अगर आपको ये भरोसा दिलाया जाए कि भाई इन द लॉन्ग रन आप प्रॉफिट में रहेंगे ही, या मार्केट में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाता ही जाएगा, ऑलमोस्ट ऑन एन ईयरली बेसिस, हर साल पे प्रॉफिट बनाता जाएगा, देन यू विल बी पुटिंग मोर मनी इन द स्टॉक मार्केट, और जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं दे अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फी ऑन इट। सो ये तो हो गई एनुअल रिटर्न्स की बात, CAGR की बात। अब हम समझते हैं कुछ एग्जांपल लेके इन्फ्लेशन के साथ इनका क्या रिलेशन है, और क्यों जनरली इन्फ्लेशन की बात नहीं की जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स की बात क्यों नहीं की जाती है। सो काफ़ी मेहनत करके मैंने खुद ही एक कैलकुलेटर तैयार किया एक्सेल शीट पे, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट एक बिगिनिंग प्राइस ऐड करनी है, बेसिकली क्या मनी आपने इन्वेस्ट किया, ओके, और एंडिंग प्राइस क्या थी, देन उसमें आपको डिविडेंड मिले या नहीं मिले, और जो आपका टोटल प्रॉफिट है उसे यूज करके हम ये देखेंगे कि भाई आपने टोटल रिटर्न कितना निकाला है ऑन अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, सो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सपोज आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, और एक साल बाद वो बढ़ के हो गया 11,000 रुपीज। ठीक है, जिसमें आपने 400 रुपीज एज डिविडेंड्स भी अर्न किए हैं। सो जो टोटल प्रॉफिट आपको हुआ है मार्केट से, दैट इज 1,400 रुपीज। ओके, यानी कि अगर मैं एक एवरेज रिटर्न की बात करूं एक साल में, सो आपका होता है 14% का। ठीक है, यही अगर मैं CAGR में भी कन्वर्ट करूं तो भी, क्योंकि जस्ट एक साल की बात हो रही है, तो ये 14% का ही रिटर्न होता है ना। अगर आपने मेरा प्रीवियस पॉडकास्ट सुना होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो एवरेज CPI चल रहा है अभी, जो एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम लेके चलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, वो है अराउंड 5.9% ऑन एन एवरेज। ये जो रिटर्न है, इफ आई मेक दिस एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, तो क्या होगा, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि जो एवरेज रिटर्न है और जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड CAGR है, बेसिकली क्योंकि इस केस में अभी दोनों ही सेम है, सो यहाँ पे जो एक्चुअल रिटर्न मुझे मिल रहा है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, दैट इज 7.65%। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो 14% का रिटर्न है वो बेसिकली किस चीज का रिटर्न है, वो आपके कैपिटल का रिटर्न है। बट आप उस कैपिटल से करेंगे क्या? ऐसा तो है नहीं कि आप उसे जस्ट किसी एक सेफ में स्टोर करके रखेंगे या उसे अर्न करने के बाद मार्केट से छिपा के रखेंगे। द ऑब्वियस थिंग इज यू अर्न कैपिटल टू बाय थिंग्स, ओके, और मे बी टू इन्वेस्ट मोर इन द मार्केट। सो अगर मैं परचेजिंग पावर की यहाँ पे बात करूँ, तो परचेजिंग पावर जो आपने इंक्रीज की है अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल पे, वो बेसिकली इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न के रूप में ही आपको देखने को मिलती है। यानी कि ऑल्दो आपका जो कैपिटल था 14% इंक्रीज हुआ है, बट आपकी एक्चुअली जो परचेजिंग पावर है वो जो 7.65% ही इंक्रीज हुई है, विच इज समवेयर अराउंड हाफ। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं सामने रखना चाहूंगा जिसमें चीजें और शायद थोड़ी ज्यादा क्लियर हो। सो बिगिनिंग प्राइस अगेन हम इस बार लेके चलते हैं 1 लाख रुपीज, जिसे आपने इन्वेस्ट किया मार्केट में 5 साल के लिए, और 5 साल बाद जो एंडिंग प्राइस है वो बेसिकली आपकी बढ़ के हो जाती है 2 लाख रुपए, जिसमें आपको 5,000 रुपीज डिविडेंड के रूप में भी मिले हैं। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 2,05,000 रुपीज एज द फाइनल एंडिंग अमाउंट। यानी कि इनिशियल इन्वेस्टेड जो अमाउंट थी 1 लाख, उस पे आपने टोटल प्रॉफिट निकाला है 1,05,000 का, एंड यस ये 5 साल के पीरियड के हिसाब से है। सो यहाँ पे जो आपका टोटल रिटर्न है दैट इज 105%, राइट। अब अगर मैं एवरेज रिटर्न की बात करूं इन 5 सालों में, तो एवरेज रिटर्न आपका क्या होगा, दैट विल कम टू 21%। और अगर मैं CAGR की बात करूं, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो आपका आएगा 15.4%। ये CAGR रेट है जिसपे आपका जो इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट था 1 लाख, वो कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड होते हुए आगे बढ़ के 2,05,000 की टोटल अमाउंट पे पहुंचा था। अब अगेन इसके लिए मैं CPI को एडजस्ट करता हूं ताकि हमें ये समझ में आए कि नॉट जस्ट द कैपिटल बट एक्चुअली हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कितनी इंक्रीज हुई है। सो अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड एवरेज रिटर्न की बात करूं तो वो 21% से गिर के कितना हो जाएगा, 14.26%।
और अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड CAGR की बात करूं, जो कि एक ज़्यादा बेटर मैट्रिक है समझने के लिए, दैट वुड बी 9%. ओके, सो आपका जो CAGR था विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट दैट वाज 15.44%, और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद हो गया 9.01% एक्चुअली, बट ऑलराइट 9% हम लेके चलते हैं. सो 9% इज द रेट जिस पे आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है. अगेन अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने रिटर्न्स को डिविडेंड्स के लिए भी एडजस्ट करते हैं, बिकॉज मैंने ऐसा चेक किया था, निफ्टी का जो डिविडेंड रिटर्न है या डिविडेंड यील्ड है बेसिकली, वो काफ़ी समय से गिर रही है और अभी इतनी कम है कि इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. इट्स समवेयर अराउंड द 1.5% मार्क. सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो अगर हम डिविडेंड्स को भी हटाते हैं, ऑब्वियसली टाइम के साथ ये और कम होती जाएगी. सो अगर आप डिविडेंड्स के लिए इसे एडजस्ट करते हैं, देन दिस इन्फ्लेशन एडजस्टेड CAGR दिस फॉल्स डाउन टू 8.47%. तो आप ये कह सकते हैं 9 से 8.5% तक ये वापस से 0.5% नीचे गिरता है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. ये जो बेसिक रिटर्न्स हैं इनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, बिकॉज इन द एंड द परचेजिंग पावर ऑफ योर करेंसी, द परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी इज ऑल दैट काउंट्स. अगर आपने मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट जो कि साउंड मनी के ऊपर है वो आपने नहीं देखा है, देन आई रियली अर्ज यू गाइस हैव अ गो एट इट, लिसन टू इट. शायद आपको एक जो बहुत बेसिक डिफरेंस है करेंसी और मनी के बीच में, सबसे पहले तो वो क्लियर होगा एंड आपको परचेजिंग पावर की बेसिकली इंपॉर्टेंस समझ में आएगी. ये चीजें ऑब्वियसली ये किसी भी आप इन्वेस्टमेंट फर्म के पास जाएं या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं, वो इन चीजों के बारे में नहीं बात करेंगे. व्हाट दे वांट यू टू डू इज टेक योर मनी एंड इन्वेस्ट इट इन द मार्केट, बिकॉज दैट इज वेयर दे अर्न देयर फी फ्रॉम. Now, I don't have anything against financial advisors, but this is just some information that I wanted to share, and I think ये चीज़ें as investors शायद आप लोगों को clear होनी चाहिए, and ये काफ़ी helpful रहेंगी आपके लिए आगे चल के. बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट्स रहते हैं, यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल योर डाउट्स, ऑल योर क्वेश्चंस इन द अपकमिंग रिकॉर्डिंग्स. सो दिस इज ऑल आई हैड फॉर दिस रिकॉर्डिंग. आई होप यू गाइज गॉट टू लर्न समथिंग न्यू एंड होपफुली इसका आप लोग एक प्रोडक्टिव मैनर में यूज करेंगे. और यस, टॉकिंग अबाउट योर इन्वेस्टमेंट, तो प्लीज बी विजिलेंट. सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए, मार्केट कंडीशंस को समझिए, अपने बेसिक्स क्लियर करिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, एंड ओनली देन टेक अ चांस और टेक अ हिट एट द मार्केट. ऑलराइट, so this is all I had for today. See you in the next recording.